चलिए, भोजन के सामने हम बैठे हैं, तरह तरह के पकवान हैं, लेकिन एक बार चूंकि आप हिंदुत्व की, धर्म की बात करते हैं और तिरुपति में जो प्रसाद वाले लड्डू हैं उसको लेकर विवाद चल रहा है। जो पहली रिपोर्ट आई उसमें 3-4 चीजें उसमें बताई जा रही हैं कि चाहे वो बीफ से रिलेटेड वहां पर गाय का हो, घी में अडल्टरेशन की बात आ रही है, लाड है और भी चीजें हैं, फिश ऑयल भी। आपका इस पर क्या मानना है? आपकी क्या राय है? देखिए, ये अब चूंकि जांच के लिए भेजा जा चुका है और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात को कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे। हमारे वहाँ के अभी के सीएम माननीय चंद्रबाबू नायडू जी ने भी कहा कि हम इसकी जांच कराएंगे और ये पूर्ववर्ती सरकार के समय का घटनाक्रम है। तो मुझे लगता है कि जांच होना चाहिए, जांच की रिपोर्ट का इंतजार भी करना चाहिए, लेकिन अगर ये सही है तो बहुत गलत बात है। लेकिन मैं अपने बाबा महाकाल के उज्जैन की बताना चाहूँगा, पूरे देश में सबसे शुद्ध प्रसाद का प्रमाण हमारे महाकाल में मिला है। आइए खाते हुए अब चर्चा करते हैं। जी जी जी। आपसे अगला प्रश्न मेरा होगा आने वाले समय को लेकर। देखिए, अब बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा ही चुनाव मोड में रहते हैं, तो कुछ बड़े बड़े मुद्दे जो देश के हैं उस पर मैं आपकी राय जानना चाह रही थी। मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, क्या ये मुमकिन है? अब विपक्ष का कहना है कि ये अव्यावहारिक है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि अव्यावहारिक है, ये देश में हो ही नहीं सकता है। किसी सरकार का 24 में चुनाव है, किसी का 25 में, 26 में, 27 में, और अगर कोई सरकार बीच में गिर गई तब आप क्या करेंगे? कैसे मुमकिन होगा ये? देखिए, कांग्रेस खुद जब लाभ उठाती थी तब बिल्कुल सही था। आजादी के बाद से लगा करके संवित सरकार बनी तब तक लगातार ये स्थिति थी कि एक साथ चुनाव होते थे। इंदिरा गांधी जी के बाद ये परंपरा बदली है और उन्होंने इस परंपरा का दुरुपयोग भी किया है। 77 के बाद जब वो आईटी की बात आती है, तो जब लोकसभा का चुनाव मिड सेशन हुआ और उन्होंने चुनी हुई सरकारें गिराई, 90 में भी यही हुआ, 93 में भी यही हुआ। तो कांग्रेस को ये चाहिए, कांग्रेस का ये अपना तरीका रहा है कि वो जो कर दे, उनके जो मुफीद हो वो सब देश के लिए सही है, बाकी सब गलत है। आप चाहते हैं एक देश एक चुनाव? क्यों नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए। कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, लेकिन संसद से कैसे निकालेंगे? क्यों नहीं, सब होगा। माननीय मोदी जी है तो मुमकिन है। अभी नायडू जी की बात हो रही थी, चंद्रबाबू नायडू इस पर हामी नहीं भर रहे, नीतीश बाबू ने भर दिए। मैंने क्या कहा कि अभी देखते रहिए आगे क्या होता है। माननीय मोदी जी ने कहा है, कैबिनेट में हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ बहुत उचित हुआ है। राहुल गांधी पर आते हैं, आप उनको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? राहुल गांधी जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक बीजेपी को घेर रहे हैं, और जब वो जम्मू कश्मीर में थे उन्होंने कहा ये लोग डर फैलाते हैं। विदेश गए तो उन्होंने कहा कि चुटकियों में नतीजा आते, जब 240 सीट पर बीजेपी सिमट गई तो चुटकियों में लोगों के मन से भय हट गया। राहुल गांधी जी भी जानते हैं इस बात को, किसका भय हट गया और किसको भय लग गया है। हम राहुल गांधी जी जब से 2014 के समय से कैंपेन कर रहे हैं, लगातार मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, और क्या क्या नहीं बोला उनने। और उनके बोलने से और इससे असर क्या हुआ, एक अच्छी खासी चली हुई कांग्रेस की सरकार उनके नेतृत्व में, उनके परिवार के नेतृत्व में अपने सत्ता खोती है और 15 साल तक भी वापस वो मुकाम नहीं पाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? वो आप केवल अपनी छटपटाहट बता रहे हैं, न वो 14 में रोक पाए, न 19 में रोक पाए, न 23 में रोक पाए, और रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब अभी जो लड़ाई छिड़ी है वो इस बात को लेकर कि आपके कुछ मंत्री, केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू, 2-3 विधायक, एक पूर्व विधायक, सब अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ। अरे ये तो बोलता कोई, शुरुआत किसने की थी? कैसी गंदी बात बोली थी सोनिया गांधी जी ने, क्या बोले थे प्रियंका गांधी जी? याद करो मोदी जी को कितनी गालियां दी, क्या क्या नहीं बोला गया था। ये तो मोदी जी का अपना विराट व्यक्तित्व है और वो लोकतंत्र के पक्षधर है, इसलिए उन सारी बातों को, जैसे मैं तो महाकाल की नगरी का हूँ, जैसे भगवान ने अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में विष को पचा लिया, उसको नीचे नहीं जाने दिया। ये राजनीति की इतनी रफ्तीली राह हो गई, और वो बोले तो सही और दूसरा बोले तो गलत। वापस अब यहाँ के नेताओं पर आते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। यहाँ पर आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज आने वाले वक्त में? जीतू पटवारी एक उभरते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, दिग्विजय सिंह लगातार एक्टिव हैं, क्या आने वाले वक्त में? और आपका जो व्यक्तित्व है बहुत आक्रामक लगता नहीं है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर आप टिके रहते हैं। आपको लगता है कि इसी से मेरी नैया पार लगेगी क्या? देखिए, मैं कोई हिंदुत्व की बात में अपमान भी महसूस नहीं करता हूँ, लेकिन हिंदुत्व की बात को लागू करके भी सरकार नहीं चला रहा हूँ। हमको इसको समझना पड़ेगा, हम कानून सम्मत सरकार चला रहे हैं और जो कानून के दायरे में उसका पालन कराने की जवाबदारी हमारी है। और इसी नाते से आपने देखा होगा
पहले दिन से हमारी सरकार जब से आई है, विकास परक एजेंडे को हम सर्वोपरि स्थिति में ला रहे हैं। 3 कड़े फैसले, आपने क्या 3 बड़े फैसले लिए वो गिना दीजिए। आपको बताता हूँ, नई शिक्षा नीति जब हमने मध्य प्रदेश में लागू की है सबसे पहले, तो पहला निर्णय हमने किया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज पूरे प्रदेश में एक साथ लागू रहेंगे। तो मुझे गर्व है इस बात का कि हमने उसको लागू किया है। हमारे पास में आज प्रदेश के अंदर विसंगतिपूर्ण जिले की स्थिति बनी है। तत्कालीन ऐसी व्यवस्था होगी, राजनीतिक दृष्टि से कुछ जिले बनाने की घोषणा की होगी, तो हमारे कोई जिले तो 40 लाख के, कोई जिले 5 लाख के हैं। तो अभी हमने तुरंत निर्णय किया परिसीमन आयोग लागू करते हुए, और उसी निर्णय को केवल बोलने के लिए नहीं किया। मेरा प्रभाव, मेरा स्वभाव मेरे अधिकारी भी जानते, जनता भी जानती है। हम निर्णय लेते हैं और तुरंत लागू करते हैं। तुरंत आयोग बना दूसरे दिन, और आयोग में एसीएस एक हमारे मनोज श्रीवास्तव जी की नियुक्ति कर दी है। वो परीक्षण कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी 25% हुई है, लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के अलावा भी रोजगार के सारे अवसर युवाओं को मिले, गरीबों को मिले, इस नाते से हम ठोस काम कर रहे हैं। ऐसे कई निर्णय से राज्य परिवहन निगम लगभग 19 साल पहले बंद हुई है। गरीबों का, अब जब हमने सड़कों का जाल बिछाया है, पूरे प्रदेश में विकास का आयाम खड़ा हुआ है, तो हमको रोडवेज की भी व्यवस्था करना पड़ेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गरीब व्यक्ति के परिवहन के लिए हमने राज्य परिवहन निगम की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग भोजताल की तरफ चलेंगे और वहाँ पर जो ये आपका बुलडोजर पॉलिटिक्स है उस पर आपसे चर्चा करेंगे, और इसी के साथ वक्त होगा रैपिड फायर का सीएम साहब, और फिर आप लेंगे शपथ। कौन सा वो एक काम है जिसकी समीक्षा जनता करेगी आपके पूरे कार्यकाल में, वो शपथ आप लेंगे। तो अब नाश्ता करके और चलिए। जय जय। तो अब हम भोजताल पर सीएम साहब के साथ आ गए हैं, और सबसे पहले तो यहीं के बारे में बताइए, क्योंकि ये पहचान है जी भोपाल की, मध्य प्रदेश। ये भोपाल का बड़ा तालाब है, बड़ी झील है, लेकिन इसकी खास बात यह कि राजा भोज 1000 साल पहले जब वो मालवा में शासन कर रहे थे, उन्होंने कई विधाओं को अपने ढंग से डेवलप किया जो आज भी बहुत महत्व की है। शस्त्र पे, शास्त्र पे, साहित्य पे, जल रचनाओं पे, खास करके डैम बनाने की पद्धति। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भोपाल का तालाब जब बनाया है तो इसमें पानी को स्टोर करने की पद्धति इतनी अच्छी है कि चट्टानों से पानी को रोका है, और उसका डिस्चार्ज बहुत छोटा सा एक तरफ निकाला है। आमतौर पे जितने भी बांध बन रहे हैं अभी, वो बांध नदी के मेन धारा को रोकते हैं। जब मेन धारा को रोकते हैं तो आज नहीं तो कल वापस कोई कारण ऐसा बनेगा कि वो डैमेज होगा और वो टूटेगा। वो जब टूटेगा तो नीचे तक सबको बहा ले जाएगा। लेकिन 1000 साल में ये चट्टाने होने के कारण से इस बांध से कभी ये संभावना ही नहीं रहेगी, और लागत भी बहुत कम रहेगी। जैसे ये नाव बहुत संभल कर चल रहा है, वैसे आप भी बहुत संभल कर सीएम साहब बोलते हैं, इतना तो मैं समझ गई हूँ इस इंटरव्यू में। लेकिन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर मैं 2 प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कहा कि आपकी ससुराल है और आप दामाद हुए वहां पर। लेकिन मोहन यादव, और जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, यादवों पर हमलावर होते हैं, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी का, देखिए वो विधानसभा में चुन कर नाम लेते हैं ऐसे अपराधियों का, माफियाओं का, जो यादव है या मुस्लिम है। आपके लिए एम्बैरेसिंग नहीं होता है? देखिए, अपराधी होगा, मैं इसको इतना ही बोलना चाहूंगा। अपराधी की कोई जात नहीं होती है, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन के सभी सरकारें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समान रूप से जाति, धर्म, कई ऐसी विसंगतियों के बजाय शासन को, खास करके संविधान के तरीके से सरकार चला रही है, तो कानून सबके लिए बराबर है। इसमें कोई ऐसी बात देखता है तो मैं समझता हूँ कि उनको ऐसा नहीं देखना चाहिए। देश ने जातिवाद के बलबूते पर बहुत वर्षों तक नुकसान पाया है। देश की 1000 साल के इतिहास में जातियों के कारण से हमको कष्ट हुआ है। इसलिए माननीय मोदी जी के जो भाव है, उनने जो बताई कि कुल 4 ही जातियां हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब, सच्चे अर्थों में उसी पे हमको ध्यान देना चाहिए। पर आपसे अजीब रिश्ता है, मतलब आपको प्रचार के लिए भी बुलाते हैं, आप यूपी में जाकर आप अनेकों जगह प्रचार करते हैं,
और फिर यादव पर अटैक भी वो करते हैं, कुछ समझ में आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई यादव पे अटैक नहीं है। अपराधी अगर होगा तो कानून का अपना काम करेगा। ये मान के चलो कि हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की भाव को कोई प्रोत्साहन नहीं देते हैं। आप बताइए, दूसरी पार्टी कोई उठ करके, हम अपनी जगह छोड़ें, कांग्रेस कभी क्यों मौका नहीं देती है? कांग्रेस क्यों बचती है इससे? एक आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके परिवार के अलावा भी आप कह रहे बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। 100% मोहन यादव को उन्होंने सीएम बनाया। भाई सभी समाजों के प्रति ये कांग्रेस नहीं बना रही, दूसरी पार्टियां भी ध्यान नहीं देती है। ये अभी उन पार्टियों का अपना एंगल होगा, वो जाति देखती है। हमारे यहाँ तो सर्वधर्म सद्भाव, सबको लेके चलने वाला भाव है और सभी समाजों को साथ लेके चलना, उसमें यादव समाज के लिए भी महत्ता है। आप बताइए ना, भूपेंद्र यादव जी हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, नित्यानंद राय जी मंत्री हैं, अन्नपूर्णा देवी जी मंत्री हैं। आज इतनी सरकारें बनी, 4-4 मंत्री केंद्र में कभी किसी ने बनाए क्या? कभी नहीं बनाए। एकमात्र मोदी जी है जिनने 4 यादवों को मौका दिया। ये कम बड़ी बात नहीं। ये कितने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाना और मेरे पहले बाबूलाल जी गौर को बनाना, केवल भाजपा कर सकती है और कोई नहीं करने वाला। पर आपके ससुराल में एनकाउंटर हुआ, मंगेश यादव, मेरा ही कहना, बाबू कह रहे, सुनिए, अखिलेश बाबू कह रहे हैं बाकियों को तो आपने सरेंडर करा दिया, मंगेश यादव को देखो, कोई किसी को ऐसे बोलना बहुत सरल है। वहाँ क्या हुआ होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर कोई इस टाइप की घटना में पुलिस कार्रवाई करती है, कोई का एनकाउंटर होता है, तो वो वहाँ की क्या परिस्थिति होगी उसी पे डिपेंड करता है। और वो अपराध से लिप्त अगर है तो कुछ कार्रवाई होती होगी। मैं उस पर, मेरे को विस्तार से मालूम नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जहाँ भी ऐसी परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों में जातियां ढूंढना है ठीक नहीं।